बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो वास्तव में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जितने भी बेसिक पॉइंट थे हम अब तक सब क्लियर कर चुके हैं। अब हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, बात फिर वही है, बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है या पार्टली डूबी हुई है। जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है, और फोर्स जैसे कि हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस फोर्स ऑफ बॉयंसी जिसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, इसकी एक डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन होती है बच्चों वर्टिकली अप। मतलब ये हुआ whenever a body is immersed in a liquid partly या wholly, then a force of buoyancy acts on the body in vertically upward direction. This force is also called upthrust, और यही फोर्स ऑफ बॉयंसी या अपथ्रस्ट डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। अपथ्रस्ट दोबारा मैं एक बार और रिपीट कर दूं, कोई भी बॉडी को जब किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर वर्टिकली अप डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ बॉयंसी या अपथ्रस्ट लगता है, और इस अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे निकालते हैं वो हम अब तक बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ध्यान दें, अपथ्रस्ट वेट of displaced liquid, और डायरेक्शन इसका वर्टिकली। अपथ्रस्ट को हम यू से दिखा रहे हैं या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी के, एक ही बात है। और ये हम अब तक जान चुके हैं क्या, बी डी, डी फॉर डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वीडी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई रो एल, लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी। वास्तव में वीडी मल्टीप्लाइड बाई रो एल, ये इतना मास बन गया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेट बन गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। और दूसरा पॉइंट हम ये सीखे थे, वेट ऑफ द बॉडी, तो ये हम ये दिखा रहे हैं वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वी बी, बी फॉर बॉडी और वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई रो बी डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई जी। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये बॉडी का मास बन गया, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ वेट ऑफ द बॉडी, या तो ये या फिर ये, डिपेंडिंग ऑन क्या हमको दिया गया है। और अपथ्रस्ट यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी, वीडी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अप और इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउन। मतलब ये हुआ कि मान ले अगर ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई भी एक बॉडी को डुबो दिया, तो इस बॉडी पर एटलीस्ट दो फोर्स जरूर एक्ट करेंगे, एक बॉडी का वेट नीचे की तरफ और दूसरा अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। ध्यान दें बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो यही है जो स्टेटमेंट आपको समझाया गया, और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो अपथ्रस्ट आया वो इतना। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई बॉडी पर कुल मिला के कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि बॉडी पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। पहला फोर्स है आपका उसका अपना वेट,
और वेट आप जानते हैं mg के इक्वल होता है, हमने लिखा भी है, और उसकी डायरेक्शन आप जानते हैं वर्टिकली डाउन। और दूसरा फोर्स है ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसे हम फोर्स ऑफ बायंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं, और वो वर्टिकली अप लगता है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बॉडी का वेट और बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट, ये दोनों फोर्स डिसाइड करेंगे कि बॉडी कंटेनर में बॉटम तक सिंक हो जाएगी और नीचे जाके बैठ जाएगी, या बॉडी लिक्विड के अंदर फ्लोट करती रहेगी पूरी तरीके से डूबी हुई, या तीसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा या कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर चला जाएगा। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण जो अपथ्रस्ट आया है वो, और कहा जाए वेट, इन दोनों का कंबाइंड एक्शन के कारण बॉडी का सिचुएशन क्या होगा। सिचुएशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि बॉडी कंप्लीटली डूब के जो कंटेनर है उसके बॉटम पर जाके सिंक कर जाएगी, यानी बिल्कुल नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी, या डूबी हुई फ्लोट करती रहेगी, बॉटम पर जाके नहीं बैठेगी, या तीसरा केस बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड से ऊपर रहेगा और कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा। तो हम ये वन बाय वन करके 3 केसेस डिस्कस करेंगे, और इसी को हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट नाम दिया था, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट और ये बॉडी का अपना वेट, इसी इन दोनों फोर्सेस के कारण जो एक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, करने जा रहे हैं, उसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हमने किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर, मतलब ये हुआ हमने बॉडी को अपने हाथ में लिया और उसे लिक्विड के अंदर तक ले गए, और बॉडी को हमने अपने हाथ से अभी अलग नहीं किया है। जैसे ही हमने बॉडी को अपने हाथ से छोड़ दिया, मतलब लिक्विड के अंदर ले जाके अपना हाथ बॉडी से अलग कर लिया, उसके बाद ये 3 केस संभव हैं जो अभी मैंने 1 बाय 1 करके आपके बताए कि बॉडी हो सकता है लिक्विड में और नीचे चली जाए और कंटेनर के बॉटम पर जाके बैठ जाए, या हमने जहां बॉडी को अपने हाथ से ले गए थे और वहां हमने जब अपना हाथ बॉडी से अलग कर लिया तो बॉडी हो सकता है वहीं पर फ्लोट करती रहे कंप्लीटली डूबी हुई, लेकिन बॉटम पर ना बैठे। और तीसरा केस कि हो सकता है जैसे ही हम अपना हाथ से बॉडी को अलग करेंगे तो बॉडी भी ऊपर आ जाए, हो सकता है बॉडी बिल्कुल ऊपर आ जाए और लिक्विड की सरफेस पर फ्लोट करती रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर हो और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर हो जाए और फ्लोट करती रहे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई ये वाला केस कि जैसे ही हमने अपने हाथ से बॉडी को अलग कर दिया तो बॉडी ने क्या किया, और धीरे धीरे नीचे बॉटम पर चली गई और बॉटम पर ही जाके वो कंप्लीटली सिंक हो गई, बैठ गई। तो उस केस में ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा केस है, बॉडी को नीचे की तरफ ले जाने वाला जो फोर्स है वो उसका अपना वेट, क्योंकि बॉडी पहले से ही लिक्विड के अंदर डूबी हुई थी, तो बॉडी जो पूरी कंप्लीटली लिक्विड के अंदर डूबी हुई थी तो बॉडी के पूरे वॉल्यूम के कारण लिक्विड डिस्प्लेस होगा और उस पूरे वॉल्यूम के कारण ही उस पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट यानी फोर्स ऑफ वेलोसिटी लगेगा। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं इस वाले केस में जब बॉडी का वेट इतना ज्यादा हो कि वो अपथ्रस्ट को ओवरकम कर रही हो, मतलब ये हुआ अगर बॉडी का वेट
यानी W इस U से ज्यादा हो, W ग्रेटर देन U, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों, W ज्यादा हो गया, U कम है, तो वेट यानी ये इस पर ओवरकम कर जाएगा और बॉडी को नीचे की तरफ, बॉडी का जो मोशन होगा वो नीचे की तरफ होता चला जाएगा और बॉडी फाइनली इस कंटेनर के बॉटम पर जाकर बैठ जाएगी। मैं ये फिगर ऐसे बना देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। उस समय हम देख रहे हैं कि ये बॉडी कुछ इस तरीके से कंटेनर पर की बॉटम पे जाके बैठ गई। मतलब ये हुआ, हमने बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा और यहां पर ले जाके उसे अपने हाथ से अलग कर दिया। फिर हमने देखा कि बॉडी जैसे ही हमने अपने हाथ से अलग की, बॉडी नीचे की तरफ चलती चली गई और फाइनली बॉटम पे जाके बैठ गई। तो जब बॉटम पर जाके बैठ गई तो तुरंत हमारे माइंड ने हमको इंफॉर्मेशन दी, क्लिक किया हमारे माइंड में कि भाई जब नीचे बॉटम पर जाके बैठ गई तो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था उससे कहीं ज्यादा होगा, इसलिए वो नीचे बॉटम पर जाके बैठ गई। इसीलिए हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था उसका वेट और ऊपर की तरफ लग रहा था अपथ्रस्ट, तो हमने कंक्लूड कर लिया कि W यानी वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन यानी ज्यादा रहा होगा किससे, बॉडी पर लगने वाले अपथ्रस्ट से, इसलिए बॉडी नीचे जाके बैठी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहीं पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब आप इस समय जब बॉडी यहां बैठ गई नीचे जाके और इस समय जब हमने बॉडी को बिल्कुल अपने हाथ में पकड़े हुए थे, वहां जिस मोमेंट पर हमने अपने हाथ से बॉडी को छोड़ा था, दोनों में अंतर है। यहां बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, इस केस में बॉडी पर 3 फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? एक तो यही W नीचे की तरफ और एक यही U यानी अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, क्योंकि अब बॉडी कंटेनर के बॉटम के साथ टच कर रही है। आप जानते हैं जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रखा जाता है या बैठी हुई होती है तो उस सरफेस और उस बॉडी के बीच में भी न्यूटन थर्ड लॉ से हम कहेंगे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। यानी अब इस कंटेनर का बॉटम सरफेस इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, यानी ये एक तरीके से ये। तो अब बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, वेट वर्टिकली डाउन, अपथ्रस्ट वर्टिकली अप, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अप। नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं कि वो बॉडी जिस सरफेस पर रखी जाती है उस सरफेस पर जो नॉर्मल होता है उसके अलावा लगता है। तो अब आप कहेंगे कंक्लूड और आगे कर लेते हैं कि बॉडी बॉटम पर जाके बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि W ग्रेटर देन U है। जैसे ही बॉडी बॉटम पर बैठ गई तो अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी मोशन नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी तो बॉटम पर जाके बैठ गई, बॉडी मोशन नहीं कर रही। यानी जो 3 फोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं U, N और W, इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, इक्विलिब्रियम में हम लॉज ऑफ मोशन में जानते ही हैं कि इसका मीन्स ये हुआ, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं U प्लस N इक्वल टू W होना चाहिए। यानी इस केस में वो उधर वाली फिगर के केस में हम बता रहे हैं U प्लस N इक्वल टू W, N आ जाएगा W माइनस U। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपसे N यानी नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया जाए तो W या तो ये होगा या फिर ये, डिपेंडिंग ऑन हमें क्या दिया गया है, या और जो U होगा वो ये होगा। क्योंकि इस केस में नो डाउट हम बहुत आसानी से कह सकते हैं बॉडी का वॉल्यूम और डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल होगा, बॉडी का वॉल्यूम और डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हमें मान लो बॉडी का वेट दिया गया है, मान लो हमें बॉडी का मास दिया गया है
तो हम mg यानी w की जगह mg लिखेंगे और u की जगह हम लिखेंगे vd रो lg। और vd इससे पहले वाले पॉइंट में भी हम समझे थे कि जब बॉडी कंप्लीटली डूबी हुई है और बॉडी का मास दिया गया है, बॉडी जब कंप्लीटली डूबी हुई है तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो और बॉडी का वॉल्यूम हम यानी ये जो vd लिखा है ये वास्तव में डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम है और यही किसके इक्वल है, बॉडी के अपने वॉल्यूम के इक्वल। और बॉडी का अपना वॉल्यूम यानी ये mg तो मैंने ऐसे लिख लिया माइनस ये vd जो डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम है वो बॉडी के अपने वॉल्यूम के इक्वल भी है। और बॉडी का अपना वॉल्यूम कितना होगा, बॉडी का मास डिवाइडेड बाय बॉडी का डेंसिटी। इसकी जगह लिख लिया हमने m अपॉन रो बी और ये रो एल और g ऐसे ही लिख लिया। तो आप देख रहे हैं mg कॉमन है, तो जब हमने mg कॉमन ले लिया तो हमको मिला 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी, यानी नॉर्मल रिएक्शन हमको मिल गया mg ब्रैकेट में 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। ये अक्सर हमें किसी न किसी न्यूमेरिकल में काम आता है। अब थोड़ा इस कंडीशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। ध्यान दें बच्चों, W ग्रेटर देन U, W का मतलब है आप देख रहे हैं BB रो बी G और ग्रेटर देन U का मतलब है BD रो L G। वास्तव में BB और रो D हमारे केस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड में डूबी हुई है और हम जानते हैं कि जब बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर डूबी होती है तो डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम इक्वल होता है, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, G से G कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमको मिला क्या, रो बी ग्रेटर देन रो है। इसका मीन्स ये हुआ, ये कंडीशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बॉडी को किसी ऐसे लिक्विड में डुबोया जाए, कैसे लिक्विड में, जिसका डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है, ध्यान दें, रो बी ग्रेटर देन रो एल मतलब ये हुआ अगर बॉडी को ऐसे लिक्विड में डुबोया जाए जिस लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से कम है, या हम ये कहें बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, और उस बॉडी को हम ऐसे लिक्विड में डुबो दें तो वो बॉडी उस लिक्विड जिस कंटेनर में फिल करके रखा गया है उस कंटेनर के बॉटम पे जाके नीचे सिंक होकर बैठ गए। और जो अब तक हमने सीखा कि हमने किसी भी बॉडी को लिया और लिक्विड के अंदर अपने हाथ से पकड़ के ले गए और वहां हमने उसे छोड़ दिया, और फिर हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर उस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी यानी बॉडी जिसको हम डुबो रहे हैं उसका डेंसिटी जिस लिक्विड में उसे डुबोया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है, तो हमने कंक्लूड किया था उस समय कि वो बॉडी नीचे बॉटम पर जाके सिंक हो जाती है, यानी वहां जाके बैठ जाती है। और नॉर्मल रिएक्शन भी हमने निकाला था जो हमारे केस में आया था एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg विद इन ब्रैकेट 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। आगे समझे। अब दूसरा केस हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लीजिए जो लिक्विड हमने लिया है और जो बॉडी हमने लिया है उनका डेंसिटी इक्वल है, मान लीजिए, मतलब ये हुआ, और क्या हम नहीं है कि हमने बॉडी को लिया अपने हाथ में पकड़ा और उसको लिक्विड के अंदर ले गए और हमने वहां उसको छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, अभी यहां से हम देख रहे हैं कि ये रोड BD, VD और VB दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि हमने पूरी बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबो रखा है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से समझे,
और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई रो एल और रो बी इक्वल हो गए। तो आप देख रहे हैं जब रो एल और रो बी दोनों इक्वल हो गए तो रो एल और रो बी दोनों इक्वल, वी डी और वी बी इक्वल, जी और जी तो इक्वल है ही। इसका मतलब यही हुआ कि यू और डब्ल्यू इक्वल हो गए। मतलब ये हुआ W इज इक्वल टू यू कह लें, या हम सीधा कह लें रो एल इज इक्वल टू रो बी इज इक्वल टू रो एल। मतलब ये हुआ हम बॉडी को एक ऐसे लिक्विड के अंदर डुबो रहे हैं, कैसे लिक्विड के अंदर जिसका डेंसिटी बॉडी जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल के डेंसिटी के इक्वल है। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि भाई W और U दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ध्यान दीजिए, हमने बॉडी अभी आपको समझाया था कि बॉडी को हमने लिया, अपने हाथ से पकड़ा और लिक्विड के अंदर हाथ से ले गए और वहीं हमने छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि जो लिक्विड का डेंसिटी और बॉडी का डेंसिटी इक्वल है, क्योंकि बॉडी पूरी डूबी हुई है। इसका मतलब ये हुआ हम कंक्लूड कर सकते हैं W और U इक्वल आएंगे क्योंकि रो बी और रो एल इक्वल है। इसका मीन्स ये हुआ U और W जब इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही हम बॉडी को अपने हाथ से छोड़ेंगे बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से U और W इक्वल हो गए। क्योंकि U और W इक्वल है और अपोजिट है, तभी तो जो है बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, यानी वो फिगर यही होगी एक तरीके से। तो ध्यान दीजिए, जब U और W इक्वल हो गए यानी कि अब हम इस केस में कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पर जीरो, कोई फोर्स नहीं लगा। और सीधी सी बात है बच्चों, जब बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, यानी फोर्स तो लग रहा है लेकिन उन दोनों का रिजल्टेंट जब जीरो हो गया तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी, जहां थी वहीं रहेगी। यानी जहां जिस लोकेशन पर आपने बॉडी को छोड़ा, बॉडी उसी लोकेशन पर लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी। अब इसको थोड़ा और आगे समझ लें। मान लीजिए पहले बॉडी यहीं पर थी, अब मैंने इस बॉडी को क्या किया कि लिक्विड के अंदर ही बॉडी को मैं यहां से, मान लो मैंने जो लिक्विड यहां तक भरा हुआ मान लिया, अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर ही बॉडी को यहां से यहां ले गया। लेकिन बॉडी अब भी पूरी तरीके से डूबी हुई है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब भी बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है, अब भी इस बॉडी पर वही दो फोर्स लगे होंगे, अपथ्रस्ट और वेट। अब भी बॉडी पर वही अपथ्रस्ट और वही वेट होगा, यानी अब भी U और W इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ अब भी यहाँ पर बॉडी का पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब कोई भी बॉडी किसी ऐसे लिक्विड में डुबोई जाती है जिसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो, तो आप बॉडी को लिक्विड के अंदर कहीं भी छोड़ दीजिए, जहां आप उसे अपने हाथ से छोड़ देंगे वो बॉडी उसी लोकेशन पर वो बॉडी उसी लोकेशन पर पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर डूबी हुई, पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर डूबी हुई फ्लोट करती रहेगी। मतलब ये हुआ यहां था तो यही फ्लोट कर रही है, यहां ले गई तो यहां फ्लोट, यहां से कहीं तीसरी जगह भी ले जाएगी तब भी फ्लोट करती रहेगी। लेकिन कंडीशन ये है बॉडी रहनी लिक्विड के अंदर ही रहेगी पूरी तरीके से। बच्चों हम अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो पॉइंट में हमने देखा कि बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ग्रेटर है, तो हमने देखा कि बॉडी लिक्विड जिस कंटेनर में फिल किया गया है उस कंटेनर के बॉटम पर जाके बैठ जाएगी। सेकेंड केस हमने देखा कि बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी इक्वल है, तब हमने देखा कि बॉडी को हम लिक्विड के अंदर जहां भी ले जाके छोड़ेंगे वहीं पर वो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर फ्लोट करती रहेगी। और थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए बॉडी को हम एक ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्ज कर रहे हैं कि अब लिक्विड का डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा। मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए बच्चों,
लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा है, यानी रो एल ग्रेटर देन रो बी। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, रो एल ग्रेटर देन रो बी। वही फिगर है ये कि हमने बॉडी को अपने हाथ से पकड़ा और लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से डुबो दिया, क्योंकि इस समय बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर डूबी हुई है। इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये और ये VD और VB इक्वल होंगे, G और G इक्वल है, और हम मान रहे हैं कि रो एल ग्रेटर देन रो बी, इसका मतलब यही हुआ कि U इज ग्रेटर देन W। क्योंकि बच्चों अब इस केस में अपथ्रस्ट, बॉडी पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है फोर्स ऑफ बायन्सी, वो उस बॉडी के वेट से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, बिल्कुल जो पहले वाला केस था उसका उल्टा, यानी पहले वाले केस में W U से ज्यादा था तो W उसको नीचे की तरफ खींचता हुआ ले गया। अब यहां इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब U W से ज्यादा है, U ग्रेटर देन W। तो क्या होगा, U ज्यादा होने के कारण जैसे ही हम बॉडी को छोड़ देंगे, जैसे ही हम बॉडी को अपने हाथ से छोड़ देंगे, U ग्रेटर है तो U ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी बॉडी अब ऊपर की तरफ चलने लगेगी। और हो सकता है कि लिक्विड का डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी में ऐसा रिलेशन हो, मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड के सरफेस पर आ जाए, या अगर मान लीजिए लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा नहीं है तो हो सकता है कि बॉडी, क्योंकि मतलब लिक्विड का डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तब भी अपथ्रस्ट जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी बॉडी अब भी ऊपर ही की तरफ आएगी और बॉडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी। और बच्चों तब तक ऊपर की तरफ आती रहेगी जब तक कि अपथ्रस्ट बॉडी के वेट को बैलेंस ना कर दे। जिस सिचुएशन में, जिस पॉइंट पर आके, जिस केस में आके बॉडी पर जो अपथ्रस्ट लग रहा था वो इस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगा, यानी जब अपथ्रस्ट बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगा उसी केस में बॉडी और ऊपर की तरफ आना बंद कर देगी। जैसे मैं समझाने के लिए अगर ये मान लूं बच्चों कि मैंने ये दिखा दिया, ये कंटेनर है और यही बॉडी है, बॉडी जिस लिक्विड में है वो लिक्विड इस कंटेनर में यहां तक फिल करके रखा गया है। अब हमने क्या, जैसे अभी हम समझ रहे थे U का वैल्यू W से ज्यादा है, तो W से U का वैल्यू ज्यादा होने के कारण U मतलब बॉडी ऊपर की तरफ आएगी, और बॉडी जब ऊपर की तरफ आएगी तो जब बॉडी जैसे ही इस सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगी तो हो सकता है कि बॉडी का इतना वॉल्यूम जब लिक्विड के अंदर रह जाए, ध्यान से समझे, बॉडी का जब इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर रह जाए, तो अब आप देख रहे हैं बॉडी का कम वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, मतलब यहां की कंपैरेटिवली, यहां तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर था, अब यहां इस सिचुएशन में बॉडी का कुछ पार्ट ही लिक्विड के अंदर है, तो केवल इस पार्ट के कारण ही, कौन से पार्ट, जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है, केवल उसी पार्ट के कारण ही बॉडी पर अपथ्रस्ट लगेगा, यानी फोर्स ऑफ बायन्सी लगेगा। यानी इस केस में फोर्स ऑफ बायन्सी और इस केस में जो फोर्स ऑफ बायन्सी होगा, ऑब्वियसली वो फोर्स ऑफ बायन्सी इस केस में इस केस के कंपैरेटिवली कम होगा। यानी अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस केस के कंपैरेटिवली यहां पर फोर्स ऑफ बायन्सी कम हो गया और यहां पर फोर्स ऑफ बायन्सी यानी अपथ्रस्ट उतना हो गया कि वो अब बॉडी के वेट को कंप्लीट बैलेंस कर पा रहा है। मतलब ये हुआ, यहां मैंने फोर्स ऑफ बायन्सी U माना है, अब यहां अगर मैं U डैश मान लूं और ये W वेट तो उतना ही था जितना पहले रहेगा, इसका मीन्स ये हुआ इस केस में U डैश यानी इतने के कारण फोर्स ऑफ बायन्सी और उसका वेट एक दूसरे के इक्वल हो गए, और जैसे ही
फोर्स ऑफ बायनेंसी और वेट इक्वल हो गए। अब बॉडी ऊपर की तरफ राइज करना बंद कर देगी, यानी ये एक तरीके से अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। ध्यान दें बच्चों, ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हमने बाद में 3 केस जो पढ़े, पहला केस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, उस केस में बॉडी बॉटम तक सिंक कर जाएगी। दूसरा केस बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी इक्वल है, जिसमें बॉडी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डूबी हुई फ्लोट करती रहेगी। तीसरा केस लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा है, तो उस केस में दोनों की डेंसिटी वास्तव में आपस में क्या रिलेशन है, यानी वास्तव में कितनी कितनी वैल्यू है, उसी के हिसाब से हम कह दें एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा। और नया इक्विलिब्रियम सेट होने का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि बॉडी कंप्लीटली सरफेस पर आकर फ्लोट करने लगे, या हो सकता है बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर हो और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर हो। तो वो केस हमने ये दिखाया है। इस केस में जितना बॉडी का पार्ट लिक्विड के अंदर है, उस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग बॉडी पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा, और उस समय जो अपथ्रस्ट लगेगा वो उस बॉडी का जो वेट होगा उसके इक्वल होगा। इस तरीके से ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो सभी बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बाई दी वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम अब भी रह गई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो सभी क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उनका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा।